जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रिचुअल्स विद्यावतन में। पिछले वीडियो में आप संख्या पद्धति के विषय में मूल बातें जाने होंगे और बहुत सारी अवधारणाएं जाने होंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर एनसीईआरटी बेस्ड और सीटेट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ छोटी छोटी बातें बची हैं जिसको हम इस वीडियो में पूर्ण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। परिमेय संख्याओं से संबंधित तथ्य। परिमेय संख्या के विषय में आप पढ़ चुके हैं कि P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो परिमेय संख्या होती है जो कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक ये सभी आते हैं। अब समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? अगर कोई भी हम नंबर लिखते हैं, जैसे कि हम कहें कि 2/5 भिन्नात्मक रूप में परिमेय संख्याएं लिखी जाती हैं अंश और हर के रूप में। इसको 2/5 2 और ये बटा 5 पढ़ते हैं। और एक और संख्या है 4/10। तो 2/5 ये है, 4/10 ये है। समतुल्य इन्हीं को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसको हम छोटे फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 से कट के 2 बार में, ये 10 कट के 5, ये भी कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। तो इस तरह की जहां भी संख्याएं मिलेंगी उनको हम क्या कहेंगे? समतुल्य। भले उनके अंक अंश में और हर में अलग अलग हों, लेकिन उनको जब हम छोटे फॉर्म में लिखते हैं तो ये बराबर हो जाती हैं। इन्हीं को समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। मानक परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर धनात्मक हो और अंश तथा हर में सिर्फ एक सार्वगुणनखंड हो, एक और कोई नहीं। जैसे कि आप देख लीजिए 3/5 अगर हम ले लेते हैं, 7/9 ले लेते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ? -3/5, तो हर क्या हो गया? 5 हो गया और अंश क्या हो गया? -3 हो गया। और इन दोनों में कोई सार्वगुणनखंड है? नहीं है। एक तो सब में होता है, तो केवल एक होना चाहिए, सार्वगुणनखंड एक होना चाहिए। या ये भी कह लीजिए कि कोई सार्वगुणनखंड इसमें नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। 7/9 भी वही है। अगर इसी को हम 8/16 कर लें तो ये मानक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इन 8 इसमें कॉमन है। अगर इसको हम कट कर दें 8 से तो ये 1/2 हो जाएगा। ये मानक फॉर्म कहा जाएगा, मतलब कि स्टैंडर्ड रूप में होना, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना। तो आप क्या समझे कि हर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अंश निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और इनके बीच जो है कॉमन फैक्टर हमेशा एक होना चाहिए। या ये कह लीजिए कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि एक सब में होता है। जैसे 8/16 है तो ये मानक फॉर्म नहीं है, लेकिन इसी को हम जब सरलीकरण करके 1/2 लिख दिए तो ये मानक फॉर्म में कही जाएगी। धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं सिंपल सा है। अगर अंश माइनस लिख दिया जाए ऐसे तो ये क्या कही जाएगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या कही जाएगी। और इसको अगर हम ये अंक लिख दें, 2/5 लिख दें, तो ये क्या कही जाएगी? धनात्मक परिमेय संख्या कही जाएगी। तो इस तरह से आप समतुल्य परिमेय संख्या, ये भी आसान है। समतुल्य बराबर, तो बराबर कैसे? सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। मानक परिमेय संख्या क्या होती है? हर हमेशा धनात्मक होगा, अंश ऋणात्मक भी हो सकता है, और इनमें कोई फैक्टर नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा। या एक कह सकते हैं कि सिर्फ एक कॉमन होता है। जैसे कि 8/16 को हम कटा करके 1/2 कर दिए तो ये मानक फॉर्म हो गया। 7/9 हो गया -3/5। 8/16 मानक फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सारा गुणनखंड 8 है, या 4 कह लीजिए, 2 कह लीजिए। तो इस तरीके से ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है? माइनस अंश रहेगा तो ये हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या, और अगर ऐसे रहेगा प्लस लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, तो 2/5 क्या हो गया? धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब पिछले वीडियो में ये विस्तार से थोड़ा हम नहीं बता पाए थे, वितरण नियम, तो इसको अभी आप देख लीजिए। वितरण नियम क्या होता है? योग पर गुणन का
गुणन का और व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ये होता क्या है, ये छोटी सी जानकारी है जो आपको जानना चाहिए। अगर कोई संख्या है a, ऐसे हम कर दें, और b ऐसे लिख लें, मतलब a गुणते ब्रैकेट में b प्लस c, तो इसको हम a गुणते b लिख सकते हैं और प्लस a गुणते c लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, योग के ऊपर गुणन का वितरण। मतलब क्या हो गया, बंट गया, एक दूसरे पर वितरित हो गया, बंट गया, सबको मिल जाना। a गुणते b प्लस c, तो a गुणते b और a गुणते c, इसी को कहते हैं गुणन का योग पर वितरण। योग पर ही तो वितरण हो रहा है। ये इसको हम जोड़ भी सकते थे, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम इसको 2 कर लें और गुणते 3 प्लस 4 कर लें, तो इसको हम एक रूप इसका ये है कि 2 गुणते 3 प्लस 2 गुणते 4 लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू हो गया 6 प्लस 8 बराबर 14 हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट अगर हम सॉल्व कर लें तो 4 3 7 हो जाएगा और 2 गुणते 7 बराबर भी 14। दोनों का मान समान है, लेकिन अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुणन का योग पर गुणन का, यहां भी वितरण कर लीजिए, वितरण नियम, और व्यवकलन पर आगे बता देते हैं। तो योग ये है, इसी को 2 बार लिखा जा गया, और गुणन का वितरण, तो गुणन का योग पर वितरण नियम। अब इसी तरह से सेम अगर हम माइनस चिन्ह यहां लगा देते हैं तो a गुणते b माइनस c बराबर a गुणते b माइनस a गुणते c। इसको क्या कहते हैं, व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम। मतलब गुणन का साइन था तो ये अलग अलग लिख दिया गया। इसी को है समझने के लिए, कभी अगर पूछ लेता है तो आप अगर मान लीजिए ऐसे फॉर्म दे करके कोई संख्या का पूछ लेता है, इसमें कौन सा गुण धर्म है, साहचर्य दे दिया, गुणन वितरण दे दिया, तो ये आप ऐसे समझेंगे इसको। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या का, चाहे वो पूर्ण संख्या हो 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, पूर्णांक हो माइनस से लेकर के 0 होते हुए प्लस, और परिमेय संख्या हो p बटा q के रूप में लिखी जा सकने वाली, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। तो उसमें कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, जैसे कि -2 ले लिया हमने, अगर हम ये कहें कि -2 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको इसके साथ जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो, परिणाम क्या हो, शून्य प्राप्त हो। तो -2 के साथ अगर हम +2 करते हैं तो परिणाम क्या होगा, शून्य होगा। कोई भी संख्या हो, माइनस या प्लस ही कर लीजिए, 3/5 है, इसके साथ हम क्या जोड़ें, तो हम इसके साथ -3/5 जोड़ देंगे तो ये 0 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जो मूल संख्या में जोड़ने पर परिणाम शून्य आए। -2 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, 2 हो गया। 3/5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, -3/5 हो गया। इसी तरह से कोई भी संख्या है, अगर 2 है तो उसका -2 होता है। तो योज्य प्रतिलोम आप निकालेंगे कैसे, ये तो समझने की बात हो गई, परिभाषा हो गई कि ऐसी संख्या जो मूल संख्या में जोड़ने पर परिणाम रिजल्ट क्या है, शून्य है। ऐसी संख्या जिसको मूल संख्या में जोड़ने पर परिणाम क्या है, शून्य है। अब आपको योज्य प्रतिलोम अगर निकालना है, कोई भी संख्या दी है, अगर वो धनात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बस क्या करेंगे, हम माइनस साइन लगा देंगे। कोई भी संख्या हो, जैसे 2 है या 3 जो भी है, इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -2 होगा। -5 है, इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, योज्य प्रतिलोम कितना होगा, +5, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। 2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -2/3 होगा। मतलब कि जोड़ने के बाद परिणाम शून्य है। तो जब भी योज्य प्रतिलोम आपको पूछा जाएगा, अगर धनात्मक संख्या का पूछा जा रहा है तो माइनस साइन के साथ लिख देंगे, वही इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। और अगर ऋणात्मक
संख्या दी हुई है तो इसको धनात्मक लिख देंगे, ये ऐसे दिया हुआ है तो ये लिख देंगे। ये हो गया योज्य प्रतिलोम। अब गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे वहां हम तत्समक में योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य होता है, और गुणन तत्समक क्या होता था, एक होता था। तो उसी तरीके से यहां जब हम देखेंगे गुणन प्रतिलोम, ऐसी संख्या जो मूल संख्या के साथ गुणा करने पर परिणाम क्या है, एक आए, तो वो उसका गुणन प्रतिलोम हो गई। आसान है एकदम। जैसे कोई संख्या पॉजिटिव हो निगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम उदाहरण के तौर पे 4 मान लेते हैं। अगर ये कहा जाए कि 4 का गुणन प्रतिलोम क्या है, तो 4 में ऐसा हम क्या संख्या का गुणा करेंगे कि रिजल्ट 1 आएगा, 1/4 का, मतलब कि उस संख्या को पलट देते हैं। योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक कर देते थे। अगर संख्या धनात्मक है तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक लिख देते थे, वही उसका योज्य प्रतिलोम। और गुणन प्रतिलोम में क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। अगर संख्या 4 है तो उसका उल्टा 1/4 क्या होगा, उसका गुणन प्रतिलोम होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि संख्या आपकी -3 है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, -1/3 हो जाएगा। अब इसको आप गुणा करके देख लीजिए, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 3 गुणते ये -3 गुणते -1/3 जब हम करेंगे तो ये इससे कट के और आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो कभी भी गुणन प्रतिलोम आपको जब निकालना होगा तो उस संख्या को क्या करेंगे, आप पलट देंगे। अगर ऐसी 4 है तो 1/4 लिख देंगे। भिन्नात्मक संख्या है तो क्या करेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। भिन्नात्मक संख्या को पलटना है, जैसे अगर कहें कि 1/3 है या 2/3 कर लीजिए, 2/3 है, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे आप, 2/3 गुणते 3/2, ये कट जाएगा, इससे 1 आ जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जो मूल संख्या में गुणा करने पर परिणाम रिजल्ट 1 आए। ऐसी संख्या 2/3 थी तो ऐसी संख्या क्या, 3/2 ही, जिसका मूल संख्या में गुणा करने पर, मूल संख्या 2/3 में गुणा करने पर रिजल्ट परिणाम क्या है, 1 आए। ये हो गया आपका गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे। माइनस भी अगर संख्या कोई आती है, जैसे आपका -2/3 है, तो इसको भी पलट के इसका भी क्या होगा, -3/2 हो जाएगा। बस अंश को हर और हर को अंश कर देना है। अगर सिर्फ एक संख्या पूर्ण संख्या दी हुई है या पूर्णांक दिया हुआ है तो उसको 1 के बटा में लिख देंगे, अंश 1 हो जाएगा और हर वही संख्या हो जाएगी, वो होता है उसका उल्टा। चलिए आगे देखते हैं। पाई से संबंधित तथ्य, एक इंपॉर्टेंट तथ्य है पाई से संबंधित, देखते हैं इसको। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसकी वैल्यू जो होती है 3.14, आगे ऐसे। अब हम गणना में अक्सर 22/7 का यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वृत्त हो गया या गोला हो गया, जब उसके गणना से संबंधित कार्य हम करते हैं तो वहां संख्याओं को सरल बनाने के लिए, गणना को सरल बनाने के लिए संख्याओं को ऐसा दे दिया जाता है कि 22/7 के साथ वो आसानी से कैलकुलेट हो जाए। लेकिन हम भ्रमवश क्या सोचते हैं कि 22/7 ही इसका मान होता है, ऐसा नहीं होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 का मान जो होता है ये भी 3.14, आप इसको आगे कर सकते हैं, 7 तिली के 21, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 7 दूनी का 14 और 7 8 56, ये ऐसे कुछ आएगा। इसका आगे भी कुछ अंक तक 1428 होता है और इसका मान 3.14 कुछ, तो ये 3 दशमलव के बाद जो 2 अंकों का एक समान होता है, इसीलिए अक्सर पाई का मान 22/7 रख लिया जाता है। आपको एग्जाम में प्रश्न में दिया रहेगा कि पाई का मान इतना रखिए, 22/7 रखिए या 3 दशमलव कुछ ऐसे रखिए। लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 नहीं होती है।
क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड जब प्रश्न आते हैं तो ये पूछ लिया जाता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 सत्य है नहीं है। विकल्पों में 4 विकल्पों में दे के पूछ लेगा कि कौन कौन विकल्प सत्य हैं, तो भ्रमवश आप क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे आप कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका एक निश्चित क्रम के बाद अंकों का दोहराव होने लगता है और इसमें क्या होता है, दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का शांत अनावसानी आवर्ती और परिमेय अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती, मतलब कि न रुकेगा अंकों का क्रम बार बार होगा। इसमें क्या होता है, एक ही अंक या अंकों का ग्रुप बार बार आता है, तो वो हो जाता है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार और वो ये हो जाता है अनुवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं का। तो मूल बात आपको याद रखना है कि पाई जो है 22/7 के बराबर नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट है। गणना में आपको दिया रहता है तो आप यूज करते हैं, या 2 दशमलव के बाद 2 अंकों तक इनकी वैल्यू जो होती है समान होती है। आगे चलते हैं, संख्याओं की भारतीय पद्धति। अब संख्याओं की भारतीय पद्धति जो है इसका क्या मतलब है, जैसे कि कोई भी संख्या आपको दी है, हम ये मान लें कि 2 3 4 8 9 7 6 ये एक संख्या दी हुई है। तो इसको हम हर एक अंक का एक स्थान होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है, ये हजार, हजार का स्थान, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये इनके स्थान हो गए। अब इनको जब हम लिखते हैं तो कामा लगा करके लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिखने का असली जो तरीका होता है, सही जो तरीका होता है, तो हम कैसे लिखते हैं, इसी संख्या को ले लेते हैं हम, 2 3 4 8 9 7 6, 3 अंकों के बाद ये कामा लगा देते हैं, फिर उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, चाहे संख्या जितनी भी बड़ी रहे। अगर इतनी दी हुई है तो 3 अंकों के बाद पहला कामा लगाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा के बाद पहला कामा लगता है, उसके बाद हजार, 10,000, हजार के बाद तो हजार में 2 अंक आएंगे, हजार और 10,000, और लाख में क्या आएंगे, वहां भी 2 अंक आएंगे, लाख, 10 लाख। अगर ऐसे और आप बढ़ाना चाहते हैं 5 4, तो ये 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर ऐसे क्रमशः बढ़ता चला जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं की भारतीय पद्धति का क्या मतलब है, आप ऐसे इसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और आगे ये कामा जो लगाते हैं 3 अंक के बाद लगाते हैं, कामा 3 अंक के बाद लगाते हैं, ये 3 अंक हो गया, इसके बाद हजार का, लाख का और करोड़ का, ऐसे होता है। तो लाख में 2 अंक होते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़ में भी 2 अंक होते हैं, करोड़, 10 करोड़, तो ऐसे 3-3, और ये इकाई का प्लेस होता है, दहाई का होता है, सैकड़ा का होता है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको आगे हम कंपेयर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से, इसलिए इसको आपको हम एक एक अंक दिखा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। 3 अंकों के बाद ये अगर कभी आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिए, पहला कामा 3 अंकों के बाद लगेगा, उसके बाद दूसरा कामा जो लगेगा हजार के बाद, तीसरा लाख के बाद, करोड़ के बाद, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और लाख में, हजार में भी 2 होता है, हजार, 10,000 का स्थान 2 स्थान होता है, लाख में भी 2 स्थान होता है, करोड़ में, तो इसलिए 2-2 का हम चलते हैं। कामा को याद रखना है, कामा मूल है, ये आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछ लिया जाता है ये कितने अंकों पे लगता है, और ये आपका प्लेस काउंट होता है। अब इकाई का मतलब, अगर कोई संख्या की वैल्यू कभी पूछ लेती है इकाई की वैल्यू क्या होती है, तो इकाई मतलब गुणते 1 होता है। दहाई मतलब क्या होता है, दहाई मतलब गुणते 10, ये दहाई के स्थान की जो भी
संख्या है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 है तो 70। इसी तरीके से सैकड़ा में क्या करते हैं, गुणते 100 करते हैं, गुणते 1000 करेंगे, 1000 का स्थान वाला, गुणते 10,000 करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, एक एक जीरो को हम बढ़ाते चले जाते हैं। अब संख्याओं के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के विषय में जानते हैं। कोई अगर संख्या है 2 3 4 5 7 9 8 6, इस तरह की कोई संख्या दी हुई है, तो वहां हम कामा कैसे लगाते थे, पहला कामा 3 अंक पे लगाते थे। कहां, भारतीय पद्धति में। यहां भी पहला कामा हम कहां लगाएंगे, 3 अंक पर ही लगाएंगे। लेकिन दूसरा कामा वहां भारतीय पद्धति में 2 अंकों पे लगाते थे, यहां कितना पे लगाएंगे, 3 अंक पर ही लगाएंगे। यहां कितने पे लगाएंगे हम, 3 अंक पर ही लगाएंगे। और वहां इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहां भी इकाई दहाई सैकड़ा। अब क्या होता है, भारतीय पद्धति में यहां से ध्यान देने वाली बात है, 1000 10,000 होता था और 2 अंक पे कामा लगता था, तो 2 को साथ लेके पढ़ते थे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 का ही ग्रुप रहेगा और ये पूरा क्या होगा, पूरा अब का 1000 गिना जाएगा। और 1000 के बाद जो आता है वो भी 3 ही काउंट होगा, 3 अंक पे ही दशमलव लगेगा। अगर कोई संख्या यहां हम ले लेते हैं तो ये आपका जो काउंट होता है, अब क्या लिखा जाएगा, इसको मिलियन लिखा जाएगा। नाम तो आपने बहुत सुना होगा मिलियन का, हो सकता है लाख करोड़ से भी ज्यादा आजकल के, क्योंकि आजकल सोशल साइट्स पे हमेशा मिलियन में ही व्यूज काउंट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो। लेकिन लिखने का तरीका जो है बहुत ही छोटा डिफरेंस है। भारतीय पद्धति में 3 2 2 2 ऐसे चलता था, तो हम संख्याओं को पढ़ते कैसे थे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और 1000 10,000, और यहाँ 1000 में 3 अंक आ गया, तो इसको अगर हमको पढ़ना होगा तो हम इसको 400,000 पढ़ेंगे, 457,000, तीनों को एक बार पढ़ेंगे और फिर 986 पढ़ेंगे, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, 423 मिलियन। और उसमें क्या पढ़ते थे, हम आपको उदाहरण से बता देते हैं, जैसे 4 2 3 4 5 7 9 8 6, इसमें जो कामा लगेगा 3 2 2 ऐसे। अब इसको यहां फिर से लिख देते हैं हम, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये 1000 10,000 लाख 10 लाख, आगे करोड़, और ये 10 करोड़। ध्यान दीजिएगा, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 42 करोड़ 34 लाख 57,986 ऐसे पढ़ते हैं। 2 को लेकर के एक बार, 42 करोड़ 34 लाख 57,986, ये 2 एक साथ, ये तीनों को अलग अलग, ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, और 3 अलग। यहां आप जो पढ़ेंगे आप, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, 423 मिलियन। अंतर कहां हो रहा है, 1000 वाले के यहां से अंतर शुरू, सैकड़ा तक तो बराबर है 3 3, यहां से अंतर शुरू, 1000 में 2
अंक आ रहा है, लेकिन यहाँ 3-3 का ही लेना है। तो जैसे हम इसको 1000 की जगह पे जब 2 अंक होते हैं तो हम 57 एक ही बार जोड़ के पढ़ते हैं, और लाख में 34 लाख पढ़ते हैं, 42 करोड़ पढ़ते हैं। उसी तरीके से जब यहाँ 3-3 का ग्रुप है तो आप क्या पढ़ेंगे, इसको 457,000 पढ़ेंगे। तीनों संख्याओं को एक साथ लेकर के इसको 423 मिलियन पढ़ेंगे। तो पूरा कैसे पढ़ेंगे, 423,457,986, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। और भारतीय पद्धति में 42,34,57,986। ये बहुत गौर करने वाली चीज है और छोटी बात है मगर ज्ञान की बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में और भारतीय पद्धति में आजकल हमारे जीवन में बहुत सारा सोशल मीडिया व्यूज में काउंटिंग मिलियंस में ही होता है। आप ये देखेंगे कि वहां लाख का कोई काउंटिंग नहीं है, वहां के लिखता है 1000 के लिए, 1000 के लिए, उसके बाद डायरेक्ट मिलियन में एम में चला जाता है। और इसमें हमारा क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी सैकड़ा के बाद 2-2 का ग्रुप, और यहाँ हमेशा 3-3 का ग्रुप। तो जब 3 का ग्रुप बनेगा तो पढ़ेंगे भी हम उसी तरीके से। कैसे पढ़ते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, 423,457,986, 423,457,986, इसको पढ़ेंगे। और ये आपको पता ही है 42,34,57,986, ये मुख्य अंतर था पढ़ने का और कामा लगाने का। भारतीय में दाहिने तरफ से 3-2-2-2 का, और इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 का ही पेयर बनाकर कामा लगता है। पूर्ववर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्याएं, इंग्लिश में इसको प्रीडिसेसर और सक्सेसर। पूर्ववर्ती संख्याएं और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, इसको मान लेते हैं कि कोई संख्या 10 है। अगर हम कहें कि 10 के पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, तो पूर्ववर्ती का मतलब पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली, 9 हो जाएगी। उत्तरवर्ती सक्सेसर मतलब कि बाद में आने वाली संख्या, तो 11 हो जाएगा। ये मतलब है सक्सेसर का और प्रीडिसेसर का। प्री पूर्व पहले, उत्तर सक्सेस बाद में। अब निकालते कैसे हैं, एक घटा देने से पूर्ववर्ती संख्या और एक जोड़ देने से उत्तरवर्ती संख्या। किसी संख्या में +1 करने से और किसी संख्या में -1 करने से क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या निकलती है और ये उत्तरवर्ती संख्या निकलती है। आपको एग्जामों में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पूछ लेता है, ध्यान से नहीं रहता है तो आप गलत करके चले जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, पूर्ववर्ती संख्या मतलब जस्ट पहले की संख्या तो -1, और उत्तरवर्ती संख्या मतलब जस्ट बाद की संख्या +1। इसी को इंग्लिश में प्रीडिसेसर और सक्सेसर कहते हैं। संख्याओं का आरोही क्रम, संख्याओं का अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आप सुने होंगे, आरोही के बढ़ते क्रम, अवरोही के घटते क्रम। ये तो याद रहता है स्टूडेंट को कि अवरोही क्रम है और आरोही क्रम है। कभी कभी भ्रमवश क्या करते हैं, वो आरोही को अवरोही समझ लेते हैं, अवरोही को आरोही समझ लेते हैं। आरोही एसेंडिंग आर्डर क्रम और डिसेंडिंग आर्डर। एसेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, इसको कहते हैं बढ़ते क्रम। हाँ, इसको कहते हैं घटते क्रम। संख्याओं के
आरोही के बढ़ते क्रम और अवरोही के घटते क्रम। अब क्रम क्या होता है, अगर कोई संख्या आपको इस तरह से दे दे 2, 5, 7, 9, 6 ऐसे दे दे और इसी का कहे कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप देखेंगे कौन संख्या बड़ी है। बढ़ते क्रम का क्या मतलब है, बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, छोटा लिखेंगे। तो ये क्रम क्या होगा आरोही का, 2, 5, 6, 7, 9, ये इनका क्रम हो गया क्या, बढ़ते क्रम। क्रमशः संख्याएं बढ़ रही हैं। अगर आप साइन के साथ लेना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, ये बढ़ते क्रम। अगर इसी संख्या को घटते क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद छोटी लिखेंगे, उससे छोटी लिखेंगे, उससे छोटी लिखेंगे, उससे छोटी लिखेंगे, साइन ऐसे पलट जाएगा। तो ये हो गया संख्या अवरोही क्रम और ये आरोही क्रम। अब आरोही में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। अवरोही में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। जब याद हो जाने के बाद भी अगर संदेह पैदा होता है कि किसका मतलब बढ़ते क्रम होता है, किसका मतलब घटते, तो आरोही 3 अक्षर है, अवरोही 4 अक्षर है। तो 3 मतलब छोटे से शुरुआत करेंगे, दी हुई संख्याओं के ग्रुप में से छोटे से शुरुआत करेंगे तो वो आरोही क्रम में हो जाएगा, और जब बड़े से शुरुआत करेंगे तो अवरोही क्रम में हो जाएगा। अब अगर इन्हीं संख्याओं में माइनस संख्याएं भी दे दें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइनस में चाहे वैल्यू कितनी भी बड़ी रहे, जैसे अगर हम कहें कि -50 है और 2 है, इसमें कौन बड़ा है, तो संख्या की वैल्यू से सिर्फ मतलब नहीं है, साइन से भी मतलब है, निशान से मतलब है। ये ऋणात्मक संख्या हो गई तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब 2 क्या है, ग्रेटर देन है -50 से, ऐसे। पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती में भी देख लीजिए, अगर हम कहें कि -2 है, इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने क्या बताया, पूर्ववर्ती निकालने के लिए हमेशा -1 करते हैं, तो इसमें भी -1 करेंगे जब हम, तो ये -3 आ जाएगा। ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैल्यू 3 बड़ी है, 2 छोटी है, लेकिन माइनस लग गया है तो माइनस पहले आता है। जैसे अगर संख्या रेखा की हम बात कर लें तो संख्या रेखा पर 0 यहाँ होता है, -1, -2, -3 और ऐसे 1, 2 और 3 होता है। तो जस्ट पहले का क्या मतलब हुआ, -1 के पहले -2 और -2 के पहले -3। और अगर बाद की बात हम करते हैं तो क्या होता है, -2 में अगर हम -2 का उत्तरवर्ती संख्या निकालना चाहें तो हम उसमें 1 जोड़ेंगे। तो जब -2 में 1 हम जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। ये हो गया उत्तरवर्ती। और यहां संख्या रेखा पर देख लीजिए बाद में आता है, जस्ट बाद में बताया था उत्तरवर्ती, तो -2 के बाद में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इसी तरीके से यहां भी आंकिक वैल्यू पर नहीं जाना है, साइन भी अगर लगा है माइनस का तो आपको देख लेना है कि बड़ी वैल्यू है, फिर भी वो क्या होगी, छोटी होगी। संख्या रेखा से भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब संख्याओं का निर्माण, कुछ अंक दे देते हैं और उनसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करिए, सबसे छोटी संख्या का निर्माण करिए। तो उसमें शून्य जब दे देता है तो कभी कभी जल्दी में स्टूडेंट गलती कर देते हैं। और अगर अंकों की बात कर दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस तरीके से। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं संख्याओं का निर्माण। अगर हम कहें कि 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, इससे इन अंकों से ऐसी संख्या बनाइए, 5 अंक हैं जो सबसे बड़ी हो और अंकों का दोहराव उसमें नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 5 अंक की अगर संख्या पूछता है या अगर इनमें से कि 4 अंकों को लेकर के सबसे बड़ी संख्या बनाइए, ये भी पूछ सकता है। तो बड़ी पूछेगा तो हमेशा बड़ी को ले लेंगे।
एक को छोड़ सकते हैं। पहले ये देखते हैं कि 5 अंकों से लेकर के 5 अंकों की ही संख्या बनाना है, तो सबसे छोटी कौन बनेगी और सबसे बड़ी कौन बनेगी। तो सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी इसमें हम करते क्या है, सबसे बड़े अंक को पहले लिखते हैं और अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो अवरोही क्रम में जब लिखेंगे तो 8 7 4 3 1, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो 8 7 4 3 1 यही इसमें संख्या है। इस क्रम में लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या का निर्माण होगा। और अगर इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिख लेते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, आरोही के बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिख देते हैं 1 3 4 7 8। तो ये जो दोनों संख्याएं बनी, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है और ये इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। ये तो सामान्यतया हो गया। लेकिन अगर इसी में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं और कहते हैं इन 6 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिर सबसे बड़ी लेंगे, उसके बाद छोटी, उससे ऐसे करते करते 4 3 1 शून्य को लास्ट में लिखते हैं। बड़ी संख्या जब भी निकालना हो तो शून्य को हम क्या करते हैं, लास्ट में लिखते हैं, सबसे अंत में लिखते हैं। तो ये हो जाती है सबसे बड़ी संख्या। लेकिन जब सबसे छोटी संख्या की बात आती है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी में 0 को पहले लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। ये इसमें शून्य को हमेशा दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। ये ऐसे जब लिखेंगे आप तो ये इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। शून्य को हमेशा दूसरे स्थान पे लिखते हैं और उसके सबसे पहले किसको लिखेंगे, शून्य के सिवाय जो सबसे छोटी संख्या है उसको लिखेंगे। तो 1 0 3 4 7 8 ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है इन अंकों को मिला करके। अगर आपको कभी भी अंक दिए हैं तो अंकों से क्या करेंगे आप, बड़ी संख्या निकालने का तरीका ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या को पहले लेते हैं। जब बड़ी संख्या की बात आएगी तो सबसे बड़ी उससे छोटी ऐसे क्रम लगा लेते हैं, और जब सबसे छोटी की बात आएगी तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते बढ़ते क्रम में चलते हैं। लेकिन अगर शून्य दे दिया हो तो शून्य को हमेशा दूसरे स्थान पर रखते हैं, जल्दीबाजी में नहीं करें, क्योंकि ये हुई 6 अंकों की संख्या, इनको लेकर के ऐसे। अब ये कहता है अंक न दे करके, एक तरीका ये होता है कि आपको सिर्फ ये कह देगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अंक आपके पास जो हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है। बड़ी और छोटी का जब भी बात किया जाए, अंक दिया हो कि 4 अंकों की, 0 पे 0 पे कभी भी विचार नहीं करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 पे कभी विचार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 0 2 3 कर दिया या ऐसे। जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो अंकों में हमको इतने ही अंक पता है, सबसे बड़े अंक को उठा लेते हैं हम, और 4 अंक करना है तो आप क्या करेंगे, 9 9 9 9 लिख देंगे, 4 को ही रिपीट कर देंगे। अब वहां ये नहीं देखेंगे कि कौन रिपीटिशन नहीं करना है, जो अंक दिए रहते हैं उनकी बात करने में। यहां क्या करते हैं, इसी अंक को रिपीट कर देते हैं। किसको, 9 को, जब सबसे बड़ी संख्या की बात है। और जब सबसे छोटी संख्या की बात आती है तो हम क्या करते हैं, 1 को सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद 0 लगा देते हैं। यहां 0 का इस्तेमाल होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9,
इसी तरह से 5 अंकों की, 6 अंकों की, चाहे जितने अंक की कह ले। 1 अंक की कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंक की कहेगा तो 9 2 बार लिख देंगे। जितने अंक की कहेगा उतने बार 9 लिख देंगे, वो सबसे बड़ी संख्या होती है। और सबसे छोटी की बात जब भी होगी, 4 अंकों की कह रहा है तो 1 आप लिख लेंगे, और जितने अंक की कह रहा है उससे 1 कम शून्य लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 अंक हो गया। अगर 3 अंकों की बात करता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगी? ये 100 हो जाएगा। 1 लिख लिया हमने और 3 अंकों की बोला है तो 1 कम 2 शून्य लगा देंगे। तो छोटी संख्या निकालने में इस तरीके से और बड़ी संख्या निकालने में इस तरीके से करेंगे, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे इससे कॉन्सेप्ट निकलते हैं कि जब भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है तो ये होती है, उसकी अगली संख्या जो होगी यानी उसकी उत्तरवर्ती सक्सेसर क्या होगा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। यानी कि कोई भी संख्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 4 अंकों की सबसे बड़ी उत्तरवर्ती संख्या। ऐसे कॉन्सेप्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह से अन्य संख्याओं को भी आप कह सकते हैं। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या है? 99 है। तो 99 क्या हुआ? 3 अंकों की, यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती है। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि उत्तरवर्ती क्या है, ठीक बाद की संख्या। तो सबसे बड़ी, किसी भी अंक की सबसे बड़ी, उसके बाद जो संख्या आती है उसके अगले अंक से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होती है। तो इस तरीके से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर ली जाए तो 999 होगा, और 999 क्या है? 1000 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती होता है। ऐसे आगे चलते हैं। अब स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? कोई भी संख्या अगर आपको दी हुई है, जैसे कह लें 2 3 5 7 8, 23,578। अब इसमें अगर कह दे कि 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान पूछ ले आपसे, स्थानीय मान, तो जो भारतीय पद्धति में हमने बताया कि ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। किसी भी चीज को बहुत रटने की जरूरत नहीं है, सामान्य भाषा में व्यवहारिक तौर पे जो आप कैलकुलेशन करते हैं उसी के संदर्भ में समझ लेना है। तो ये स्थानीय मान 3 का निकालना है, तो 3 कौन से स्थान पे है? ये इकाई हो गया, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। तो हमने बताया था वहां कि 1000 है तो गुणते 1000 कर देंगे, 1000, सैकड़ा है तो गुणते 100 कर देंगे। तो इस तरह से जब भी किसी का 8 का अगर स्थानीय मान कहता है तो 8 गुणते 1 बराबर 8 हो जाएगा। इकाई का मतलब 1 गुणा 1, दहाई का मतलब क्या है? 7 का कितना हो जाएगा? गुणते 10 हो जाएगा। तो 7 का कितना हो गया? स्थानीय मान 70 हो गया। 5 का कितना होगा? सैकड़ा के स्थान पे है तो गुणते 100 कर देंगे। 3 का कितना होगा? 3 गुणते 1000 कर देंगे, 3000 हो जाएगा। और फिर 2 का कितना होगा? 2 गुणते 10,000 कर देंगे, तो ये 20,000 आ जाएगा। ये ऐसे। तो जब भी स्थानीय मान, इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे आगे नील, पद्म, शंख, महाशंख तक होता है। तो मुख्य रूप से यही है आपका 8 का इकाई अंक, इकाई पे 8 है
तो 8 गुणित 1, दहाई पे जितना रहेगा गुणित 10 कर देते हैं, सैकड़ा पे तो गुणित 100, ये 1000 गुणित 1000, 10,000 की जगह पे है तो ये आपका 20,000 हो जाएगा गुणा करने के बाद। तो ऐसे निकालते हैं स्थानीय मान। अब जातीय मान क्या होता है, मतलब स्थान से, शब्दों पे हमेशा ध्यान रखेंगे, स्थानीय कह रहा है यानी स्थान पर, तो स्थान क्या है आपका, हमारी भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे चलता है। और जाति या आंकिक मान, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, और इसको कहते हैं फेस वैल्यू। उस संख्या की फेस का क्या वैल्यू है, ये 3 है, 3 ही होगा फेस वैल्यू। यानी संख्या कहीं भी, अंक कहीं भी दिया रहे, उसका आंकिक मान या जाति मान वही संख्या होती है। आजकल प्रश्न ऐसे बना देते हैं कि अगर x दे दिए, जैसे कि आपको प्रश्न कर दिया कि 3x प्लस 2y का मान निकालिए, इसमें 3 और 2 है, जहां x स्थानीय मान है और y जातीय मान है, तो x बराबर क्या लिखेंगे आप, 1000 लिखेंगे, और y क्या हो जाएगा, उसका एक ही रह जाएगा। क्यों, जाति मान या आंकिक मान या फेस वैल्यू वो संख्या ही होती है। इस तरह से संख्याएं पूछ ली जाती हैं, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे स्थानीय मान ही होता है। किसी भी संख्या का जाति मान जो होता है वो संख्या ही होती है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे। इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। स्थानीय मान मतलब इस तरह से, और जाति मान वही संख्या। आगे चलते हैं, अब रोमन पद्धति के विषय में जानते हैं। रोमन पद्धति क्या होती है, जैसे भारतीय पद्धति में हम 1 2 3 4 लिखते हैं, उसी के समतुल्य संकेतों द्वारा जो एक पद्धति बनाई गई उसको रोमन पद्धति कहते हैं। तो अब इस पद्धति में कौन कौन से संकेत होंगे उसको हम जानते हैं। सबसे पहला संकेत जो इसमें होता है, आई होता है, भी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम होता है। आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम, मुख्य रूप से इन संकेतों को यूज करके, इनका उपयोग करके हम अंकों का निर्माण करते हैं, संख्याओं का निर्माण करते हैं। कैसे, अब इनके बराबर जो है हम भारतीय पद्धति में कौन कौन से अंक होते हैं या संख्याएं होती उसको जान लेते हैं। आई का मतलब 1 होता है, भी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है, एम का मतलब 1000 होता है। ऐसे आई 1, भी 5, एक्स 10, एल 50, सी 100 और डी 500, एम 1000। ये संकेत हो गए। अगर हम ये कहें कि 5 को रोमन पद्धति में कैसे लिखते हैं, तो हम भी लिखते हैं, ये आपके अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उनके हिसाब से। 10 कैसे लिखते हैं, तो एक्स लिख देंगे हम, तो रोमन पद्धति में 10 हो गया। एल के लिए क्या मान होता है भारतीय पद्धति में 50, सी के लिए 100, डी के लिए 500, एम के लिए 1000। अब ये तो मुख्य मुख्य मान हो गए। अब अगर हम कहें कि संख्याएं तो भारतीय पद्धति में बहुत सी हैं, अब उन संख्याओं को रोमन पद्धति में कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं, इन संकेतों के माध्यम से ही हम संख्याएं बनाते हैं। तो किसी भी संकेत को हम अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं, अब जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 का संकेत क्या आई है, लेकिन हम कहें हमको 2 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 3 लिखना है तो क्या करेंगे। तो पहला मुख्य नियम क्या है, पहला नियम क्या ये है कि संकेतों को 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं।
जैसे अगर हम कहें कि हमको 3 लिखना है तो आई को हम क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे। तो आई 3 बार जब लिखा जाएगा तो 3 बन जाएगा। स्टार्टिंग से हम कर देते हैं, जैसे कि आपको 1 लिखना है तो आई हो जाएगा, 2 लिखना है तो 2 आई हो जाएगा, अलग अलग होता है ये, आई आई हो जाएगा ये। 3 लिखना है तो 3 आई हो जाएगा। 4 लिखना है तो अब पहले नियम जान लेते हैं। अब 4 लिखना है और हमको 5 दिया हुआ है, तो इनमें से ये क्रमशः बड़ी वैल्यू की तरफ हम चल रहे हैं, इधर चलेंगे क्रमशः हम छोटी वैल्यू की तरफ चलेंगे। तो जब भी हम बड़ी वैल्यू के पहले छोटी वैल्यू को लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, घटाना होगा। और जब भी हम बड़ी वैल्यू के आगे छोटी वैल्यू को लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, जोड़ होगा। जैसे अगर हम कहें कि बड़ा संकेत और इधर लिखें छोटा संकेत, ठीक, और इधर लिखें छोटा संकेत, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये बड़ा संकेत। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भी के आगे आई लिख देते हैं, आई भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब भी का मतलब कितना होता है 5 और आई का मतलब 1 है, तो ये वैल्यू निकल के चली आएगी 4। यानी अगर हमको 4 लिखना है तो हमको आई भी लिखना होगा रोमन अंक में। और यहीं अगर हमको 6 लिखना है तो भी और आई का मतलब क्या हुआ 5 अब प्लस 1 बराबर 6। ऐसे ही कोई भी वैल्यू आपको निकालनी हो, अगर हम कहें कि 11 लिखना हो तो x प्लस आई कर देंगे, एकदम इसी फॉर्मेट पे लगेगा। बड़ी वैल्यू के आगे अगर छोटी वैल्यू को लिखते हैं संकेतों के माध्यम से तो प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है, और बड़ी वैल्यू के पहले छोटी वैल्यू को लिखते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। जैसे ये आई भी तो 5 में से 1 4 और भी आई तो 5 प्लस 1 बराबर 6। इसी तरह से कुछ भी आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x 11 निकालना हो तो x आई लिख देंगे, x में 1 जोड़ेंगे तभी तो होगा। अब इस तरह से 12 14 15 ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन क्या इन सारे संकेतों को हम वो कर सकते हैं, जैसे हमने दोहराव की बात किया, सबसे पहले संकेतों को 3 बार लिखते हैं, कोई भी संकेत को 3 बार हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ता जाएगा। जैसे हमको 3 लिखना है तो हमने क्या किया, आई को 3 बार लिखा। उसके बाद आपको 10 लिखना है, 20 लिखना है, 30 लिखना है तो 20 का क्या होगा, डबल एक्स होगा, 30 का क्या होगा, ऐसे। लेकिन अब क्या सबका दोहराव होगा, तो जी नहीं, हमने ये मुख्य नियम लिख दिया है, VLD का दोहराव कभी नहीं होता है। मतलब भी को आप कभी दोहराएंगे नहीं, क्यों कि भी की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। अगर हमको 10 लिखना है तो जैसे आई की वैल्यू 1 थी, हमको 2 लिखना था तो 2 आई लिखते थे, 20 लिखना है तो 2x लिखते थे। लेकिन भी इसलिए 2 बार नहीं लिखेंगे या 3 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि भी की वैल्यू 5 है और 10 का अलग से संकेत x आपको पहले से पता है। 10 लिखना होगा तो x लिखेंगे, न कि डबल भी। जैसे 10 बराबर डबल भी नहीं, ये नहीं होगा, 10 बराबर x होता है। इसी तरीके से l बराबर क्या होता है, l बराबर 50 होता है, और आपका c बराबर 100 दिया है तो डबल l लिखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हम डबल l नहीं लिखते हैं, डबल l नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको c पता है। उसी तरह से d बराबर 500 होता है, m बराबर 1000, तो हम 2 नहीं लिखेंगे, वहां 2 बार d नहीं लिखेंगे। और दोहराने का क्या मतलब होता है, जोड़ देना। जैसे i को 3 बार कर दिया तो ये अब 4 निकालना है, ऐसे। तो 2 नियम 3 बार हम लिख सकते हैं, लेकिन VLD को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, हमने कारण बता दिया, क्योंकि बड़ी वैल्यू उसका ऑलरेडी आपको संकेत पता है। दूसरा, बड़े संकेत से पहले छोटा संकेत को लिखते हैं तो घटता है, अब बड़े संकेत के बाद छोटा संकेत को लिखते हैं, बाद लिखते हैं तो उसको जोड़ दिया जाता है। अब इसमें भी एक है कि VLD का घटाव कभी नहीं होगा, यानी कि भी को किसी के पहले हम नहीं लिखेंगे। कोई भी संख्या हो तो उसको हम भी के पहले नहीं लिखेंगे, भी को किसी भी संख्या के पहले नहीं लिखेंगे। भी का घटाव कभी नहीं होता है, यानी कि अगर हम कहें कि आपको 5 लिखना है,
अगर 5 लिखते हैं तो आपको भी पता है, तो इसको हम भी और x नहीं लिखेंगे, हम इसका कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह से l को भी, यानी भी एल डी का घटाव नहीं होगा। तो पहला नियम था कि संकेतों को 3 बार लिखते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, तो उसमें भी एल डी का दोहराव नहीं होगा। बड़ी वैल्यू के पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं तो वो घट जाती है, लेकिन भी एल डी किसी के पहले नहीं लिखा जाएगा। अब आई केवल भी और x में से घटता है, आप आई कहीं भी नहीं घटा देंगे। भी और x में से घटने का क्या मतलब है, अगर 9 लिखना है तो आप क्या करेंगे, x में से 9 आपको अगर लिखना है तो 9 बराबर i और x लिख देंगे। x बराबर 10, i घट गया, 10 में से 1 गया, 9 आ गया। तो किस में से सिर्फ घटेगा, सिर्फ x में से घटेगा i केवल भी और x में से घटेगा। क्यों, क्योंकि 4 आपको लिखना है, तो 4 जो है आप 3 ही बार किसी का दोहराव कर सकते हैं, तो i को हम 1 बार लिखेंगे, 2 बार, 3 बार, तो 3 तक पहुंचेंगे, लेकिन 4 तक पहुंचना है तो हम 4 बार तो लिख नहीं सकते। तो हम अब क्या करेंगे, भी के पहले i लगा देंगे, तो भी बराबर 5 होता है, i बराबर 1, 5 में से 1 घट गया, 4 आ गया। तो वही कह रहा है कि i केवल भी और x में से घटेगा। अब x क्या है, 9 है, जैसे हमको 8 निकालना है तो 8 हम निकाल सकते हैं, भी मतलब 5 और i 3 बार कर दिए तो 8 हो गया। लेकिन जैसे 9 हमको करना है तो भी के आगे 4 बार i तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये आपका x और उसके आगे i लगा देंगे, तो ये आपका 9 हो गया। तो शर्त क्या है, i केवल भी और x में से घटेगा। अब जैसे आपको 99 लिखना है तो आप IC नहीं लिखेंगे, IC नहीं लिखेंगे। अब उसको कैसे करेंगे, 99 करना है तो आप उसको जो है C लिखेंगे। अगर C में से हम 10 को घटा देते हैं तो 90 हो गया, और इसको फिर से हम IX ऐसे कर देंगे, आपका ये हो जाएगा। मतलब कि साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि जोड़ घटाव तो होता ही है बड़ी से वैल्यू से पहले छोटी लिखने पर या बाद में लिखने पर, लेकिन कुछ नियम ये भी हैं। जैसे 99 है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 100 में से 10 घट गया 90, और फिर 9 का ये होता है, क्योंकि i केवल भी x में से घटेगा, x केवल LMC से घटेगा। अब जैसे m क्या होता है, 1000 है, l क्या है 50 है, तो आपको अगर 40 लिखना है तो x को आप 4 बार तो लिख नहीं सकते, लेकिन अगर हम x छोटी वैल्यू है और l 50 बड़ी वैल्यू है, l के पहले x को लिख देंगे तो वो 40 के बराबर हो जाएगा। 40 अगर लिखना है तो 40 बराबर XL, ये हो जाएगा। x केवल LMC में से घटेगा। तो ये आपके रहे रोमन पद्धति के मुख्य नियम। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है और जानकारी भी होनी चाहिए आपको, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां सरस्वती।